आपको लगता है एफडी में पैसा सेफ है। सच ये है कि इन्फ्लेशन रोज रोज आपकी जेब काट रहा है और वो भी चुपचाप। एक ऐसा चोर जो बिना ताला तोड़े आपके पैसे की वैल्यू हर दिन घटा रहा है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। क्या आपको पता है, अगर इन्फ्लेशन 7% है तो आपके पैसे की असली ताकत 10 साल में आधी रह जाएगी। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसकी वैल्यू बचाना सबसे मुश्किल है, और यही है इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी चाल। तो इस पर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, इन्फ्लेशन भी है। चैप्टर नंबर 2, इन्वेस्टर वर्सेस इन्फ्लेशन, बेंजामिन ग्राहम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोचिए, आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं और हर हफ्ते मिल्क, ब्रेड, पेट्रोल सबकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। आपकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। अगर आपको लगे कि ये किसी गरीब देश की कहानी है तो रुकिए, यह हुआ था अमेरिका में, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी में। पहली बार 1970 में, दूसरी बार हाल ही में 2022 में। 1970 का अमेरिका एक ऐसा दौर, यहाँ इन्फ्लेशन ने लोगों की नींदें उड़ा दी थी। ग्रोसरी स्टोर्स में हर महीने नई प्राइस टैग्स लगती थी। पेट्रोल पंप्स पर लोग शौक में खड़े रहते थे। लेकिन आखिर हुआ क्या था? तो 1970 के इन्फ्लेशन के कारणों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ऑयल क्राइसिस। 1973 से लेकर 1989 तक का समय मिडल ईस्ट की राजनीति ने दुनिया ही हिला दी। ओपेक देशों ने तेल एक्सपोर्ट पर रोक लगाई। अचानक पेट्रोल के दाम 4 गुना बढ़ गए। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, जिसकी वजह से ब्रेड से लेकर क्लोथ तक की सबकी कीमतें उछल गई। वियतनाम वार स्पेंडिंग। अमेरिका ने युद्ध में अरबों डॉलर खर्च किए। इकोनॉमी में पैसा भरा गया, लेकिन प्रोडक्शन उतनी नहीं थी। नंबर 3, लूज मॉनेटरी पॉलिसी। फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन रोकने में देरी की। इंटरेस्ट रेट्स देर से बढ़ाई गई। नंबर 4, वेज प्राइस स्पाइरल। वर्कर ने कहा, जीवन महंगा है, सैलरी बढ़ाओ। सैलरी बढ़ी, लेकिन कंपनीज ने प्राइसेस भी बढ़ा दी और इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ गया। उस दौर में इन्फ्लेशन 14% तक चला गया। आम लोग कहते थे, आज की सैलरी कल आधी वैल्यू की रह जाएगी। 2021 और 2022 में पोस्ट पैंडेमिक इन्फ्लेशन, लगभग 50 साल बाद वही कहानी दोहराई गई। फर्क सिर्फ इतना था कि कारण नए थे। तो क्या कारण थे 2020 और 2021 के इन्फ्लेशन में अमेरिका के अंदर? तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, कोविड-19 पैंडेमिक। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, शिप्स रुक चुके थे, चिप्स शॉर्टेज पड़ गई थी, सप्लाई चेन टूट गई थी। नंबर 2, स्टिमुलस मनी। यूएस सरकार ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर छाप कर लोगों में बांटे। डिमांड अचानक बढ़ी, लेकिन सप्लाई भी नहीं थी। नंबर 3, रशिया यूक्रेन वार। 2022 में ऑयल, गैस और वीट की सप्लाई अटक गई। प्राइसेस आसमान छूने लगे। नंबर 4, लो इंटरेस्ट रेट्स। पैंडेमिक के बाद बोरोइंग आसान रखने के लिए फेड ने रेट्स बहुत कम रखी थी। नंबर 5, हाउसिंग एंड रेंट बूम। रियल एस्टेट की डिमांड इतनी बढ़ी कि घरों के दाम और किराए दुगने तिगुने हो गए। 2022 के बीच में इन्फ्लेशन 9.1% तक पहुंच गया।
जो 40 साल का हाईएस्ट था। गैसोलीन प्राइसेस रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, ग्रोसरी बिल्स दुगने हो रहे थे। लोग सोशल मीडिया पर रेसिप्ट दिखाकर कह रहे थे कल का 100 रुपए का सामान आज 150 का हो गया है। तो साइन ऑफ क्राइसिस, साइन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसा लग रहा था? 1970 में साइन साफ थे। पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइंस, हर हफ्ते नई प्राइसेस और वर्कर्स की स्ट्राइक्स। बाईस में साइन नए थे। एम्प्टी सुपरमार्केट सेल्स, ऑनलाइन ऑर्डर डिले, गैस स्टेशन पर रिकॉर्ड प्राइसेस। दोनों ही दौर में एक कॉमन बात थी, आम आदमी की जेब खाली और फ्यूचर के लिए डर था। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है? दोस्तों, फर्क सिर्फ कारणों का था। 1970 में ऑयल क्राइसिस, वार स्पेंडिंग्स, पॉलिसी मिस्टेक्स, और 2022 में पैंडेमिक, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन और रशिया यूक्रेन वार। लेकिन रिजल्ट एक ही रहा, इन्फ्लेशन ने लोगों की सेविंग खा ली और उनकी लाइफ बदल दी। तो ये थी अमेरिका की इन्फ्लेशन क्राइसिस की कहानी। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है, इन्फ्लेशन कोई दूर की बात नहीं है, यह हर देश, हर इंसान को छू सकता है। अब सवाल है, क्या हम अगली इन्फ्लेशन क्राइसिस के लिए तैयार हैं? अपनी वेल्थ को कैसे बचाएं? दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका पैसा एफडी या सेविंग अकाउंट में सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मार्केट क्रैश नहीं बल्कि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ना। अगर आज आपके पास 100 रुपए है तो 10 साल बाद उनकी वैल्यू शायद 50 रुपए के बराबर रह जाएगी। यानी आपका पैसा बिना दिखे धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका एफडी 6% पर है लेकिन इन्फ्लेशन भी 6% है तो असली फायदा 0% है। तो क्या करें जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो? कैसे बचाएं अपनी वेल्थ इन मुश्किल हालातों में? बेंजामिन ग्राहम ने इन्फ्लेशन से बचने के लिए कौन कौन से लेसन हमें बताए हैं, चलिए अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये चुपचाप दौलत चुराने वाली चोर, महंगाई आपके पैसे पर जब हमला करती है तो क्या आपके स्टॉक्स आपको बचाएंगे या धोखा देंगे? आइए जानते हैं बेंजामिन ग्राहम की इन्फ्लेशन पर सीख। नंबर 1, इमरजेंसी फंड। कैश या फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा पड़ा रहे तो उसकी असली वैल्यू, परचेजिंग पावर हर साल घटती है। तो इमरजेंसी फंड में 6 महीने का खर्च रखें, वो भी कैश और एफडी के रूप में। तो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? यह एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से कोई संस्था, सरकार या कंपनी निवेशक से पैसे उधार लेती है और बदले में निश्चित ब्याज देने का वादा करती है। तो बॉन्ड्स के अंदर 10 से 20% पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड या शॉर्ट टर्म डेप्थ बॉन्ड इन्फ्लेशन में कमजोर पड़ते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स या एफडी हमेशा इन्फ्लेशन के दौर में वैल्यू खोते हैं, इसलिए पूरा पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालना सबसे बड़ा रिस्क है। इक्विटी सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म हेज है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ 50 से 60% स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में रखें। अच्छी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाकर प्रॉफिट बचा लेती हैं, इसलिए शेयर बाजार लंबे समय में इन्फ्लेशन को बीट करता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स भी पीछे रह जाते हैं, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ओवर वैल्यूएशन से बचें। इन्फ्लेशन हेज के नाम पर किसी भी प्राइस पर स्टॉक खरीद लेना गलत है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखनी चाहिए। नंबर 4, गोल्ड और रियल एस्टेट में अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए रखें।
बेंजामिन ग्राहम साफ कहते हैं, कोई भी एसेट 100% इन्फ्लेशन हेज नहीं है, लेकिन डिवर्सिफिकेशन ही बेस्ट डिफेंस है। एक बैलेंस पोर्टफोलियो ही असली सुरक्षा है। तो ग्राहम की सलाह है 25 से 75% तक इक्विटी और बाकी बॉन्ड्स में रखें। और डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सलाह है 50-50 का सिंपल बैलेंस इन्फ्लेशन से बचाता है, मतलब 50% इक्विटी और 50% बॉन्ड्स में रखें। इन्फ्लेशन से बचने का असली तरीका है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जिसमें अच्छे स्टॉक्स हो, क्वालिटी बॉन्ड्स हो और खरीदने के समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। इन्फ्लेशन साइलेंट किलर है, लेकिन सही स्ट्रेटजी से आप इसे हरा सकते हो। अब बताओ, आपका पैसा बैंक में सो रहा है या मार्केट में बढ़ रहा है? पोर्टफोलियो बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। बेंजामिन ग्राहम ने हमें अपने पोर्टफोलियो को बुल मार्केट, बियर मार्केट और साइडवेज मार्केट के हिसाब से बिल्ड करने के बारे में बताया है। स्टॉक मार्केट एक समुद्र की तरह है, कभी शांत होता है, कभी तूफानी होता है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग एक ही पोर्टफोलियो हर समय रखते हैं और फिर मार्केट बदलते ही उनके पैसे डूब जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुल मार्केट, बियर मार्केट और साइडवेज मार्केट तीनों हालातों में पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो पार्ट 1, बुल मार्केट। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, जब मार्केट तेजी में होता है, हर कोई हीरो लगता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस। तो हमें अपना पोर्टफोलियो, तो बुल मार्केट के अंदर हमें पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इक्विटी यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में 60 से 70% तक रख सकते हैं। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते रहें ताकि गेन सिक्योर हो। डेप्थ और एफडी में 20 से 25% रख सकते हैं सेफ्टी नेट बनाने के लिए। गोल्ड और रियल एस्टेट में सिर्फ 5 से 10% हेज के लिए रखें। पार्ट 2, बियर मार्केट। जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, बियर मार्केट में सबसे बड़ा डर है पैनिक सेलिंग। लोग लॉस देखकर सब बेच देते हैं और बॉटम मिस कर जाते हैं। तो बियर मार्केट के हिसाब से हमें अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए? इक्विटी एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सिप और क्वालिटी स्टॉक्स को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। डेप्थ और बॉन्ड्स को 40 से 50% रखकर स्टेबिलिटी बनाए रखें। और गोल्ड में 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बियर फेस में गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। कैश रिजर्व भी रखें ताकि अपॉर्चुनिटी आने पर इन्वेस्ट कर सकें। 3, साइडवेज मार्केट। मार्केट फ्लैट है, ना ऊपर ना नीचे। साइडवेज मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ी स्किल है। ये वो टाइम है जब पोर्टफोलियो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। साइडवेज मार्केट में पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इक्विटी के अंदर 40 से 50% रखें। डेप्थ और बॉन्ड के अंदर 30 से 35% रखें। गोल्ड और रियल एस्टेट में 10 से 15% रखें। फोकस करें डिविडेंड स्टॉक्स या ईटीएफ पर, ताकि साइडवेज टाइम में भी इनकम आती रहे। तो मार्केट के हिसाब से पोर्टफोलियो के बारे में हमने फाइनल क्या लर्निंग सीखी है दोस्तों? पोर्टफोलियो कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। मार्केट कंडीशन बदलते रहते हैं और आपके पोर्टफोलियो को भी साथ में अडॉप्ट करना चाहिए। बुल मार्केट में ग्रोथ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। बियर मार्केट में डरना नहीं चाहिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। साइडवेज मार्केट में बैलेंस और पेशेंस रखना चाहिए। मार्केट चाहे बुल हो या बियर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो सेशन में सेफ भी रहता है और ग्रो भी करता है। तो अब सवाल आपसे, आपका पोर्टफोलियो किस मार्केट कंडीशन के लिए तैयार है? कमेंट में लिखो। और तो बेंजामिन ग्राहम के द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के 2nd चैप्टर की असली सीख क्या है? इन्फ्लेशन इनविजिबल है, लेकिन खतरनाक भी है।
अगर आप सिर्फ सैलरी और एफडी पर डिपेंड कर रहे हैं तो आपकी वेल्थ धीरे धीरे पिघल जाएगी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अपनी स्ट्रेटजी इस इन्फ्लेशन दुश्मन के खिलाफ बनाता है, लॉन्ग टर्म इक्विटी, डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो और डिसिप्लिन के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा महंगाई से तेज बढ़े तो सही निवेश शुरू कीजिए आज ही। को हराना है तो सिर्फ एफडी मत रखिए, समझदारी से इन्वेस्ट करना सीखिए। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं इन्फ्लेशन सबसे बड़ा दुश्मन है, अब वक्त है अपने पैसों को बचाने का। तो आपकी बारी है, क्या आप इन्फ्लेशन को हराएंगे या चुपचाप अपने पैसों की वैल्यू गिरने देंगे? पोर्टफोलियो बनाइए जो इन्फ्लेशन प्रूफ हो, वरना आपकी बचत धीरे धीरे गायब हो जाएगी। वीडियो के अंत में अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। और अगले चैप्टर में, जो कि 3rd चैप्टर है, उसमें हम मार्केट के हिस्ट्री का डिकोड करेंगे। तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3rd के साथ, द इंटेलिजेंट।